तक आपने गुणगान किए कि हमने ये किया वो किया, आपने किए 24 से ज्यादा घोटाले। प्रधानमंत्री ने ये कह करके उस आंदोलन को समाप्त कराने का प्रयास किया था कि मेरे से भूल हो गई थी, मैंने बिना किसी पे बिना चर्चा अरे इस कानून को लागू करने की 22 घंटी के कुछ बजाना जानते हो या नहीं? मैं घंटी बजाता हूँ, मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो 20 मिनट लोग बकवास करके गए हैं। देखो ये फालतू की बात नहीं, फालतू नहीं है, ये सही बात है। स्पीकर महोदय, हुड्डा साहब चले गए, है नहीं यहाँ पे, अगर होते तो मैं उनसे पूछ लेता कि इस अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या पड़ी। ये सरकार तो विश्वास को बहुत समय हो गया इनको, इनकी हालत आज ऐसी है कि प्रदेश में माइक है तो मेरे आगे पर थोड़ा ये बीच के रखा है ना। आज इनकी हालत ऐसी है कि बिना सुरक्षा के ना तो इनका चीफ मिनिस्टर कहीं जनसम्मान में जा सकता है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा सकता। जो लोगों का विश्वास बहुत समय पहले खो चुकी, उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने तो विश्वास उस दिन खो दिया जब हमने इस सदन के अंदर इनके सामने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी बात रखी, सरकार से जवाब मांगा कि इस भ्रष्टाचार पे आपकी सरकार ने अब तक क्या रोक लगाई है। हैरानी की बात है, सरकार स्वयं ये मानती है कि औसतन हर महीने भ्रष्टाचार के 15 लोक सेवकों की गिरफ्तारियां इस प्रदेश में हो रही है। उसके साथ साथ रिकॉर्ड की बात है कि 4 IAS अधिकारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप नहीं लगे, FIR दर्ज हुई, वो जेल गए और जेल जाने के बाद जब उनकी जमानत होगी तो फिर से उनको ऐसी पोस्टों पे लाकर के लगा दिया गया जहां उनके खिलाफ आरोप सिद्ध करने में भी दिक्कत आ रही। एक कमिश्नर रैंक का अधिकारी था IAS, मिस्टर दैया, वो जब जेल से छूट करके आया, जब जमानत पे आया तो उसको सीधा करनाल का कमिश्नर लगा दिया, जो चीफ मिनिस्टर का अपना जिला है। अगर वहां का कमिश्नर लग जाएगा तो फिर उस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने FIR किस लिए करी थी? इसी तरीके से इस सरकार के अंदर अभी बहुत गुणगान किए जा रहे थे कि हमने बहुत काम किए, MLAs को भी लिस्टें पकड़ा दी गई, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या अग्रणीय काम हमने किए। किसानों की बात भी आई, नाडा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में और दूसरे राज्यों में किसानों पे बड़े अत्याचार हुए, गोलियां चली, मारे गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 13 महीने लगातार चला, तो उसमें 750 लोगों ने शहादत दी थी और आपके प्रधानमंत्री ने यह कह करके उस आंदोलन को समाप्त कराने का प्रयास किया था कि मेरे से भूल हो गई थी, मैंने बिना किसी इसके ऊपर नहीं, ये कहा था कि मैंने इस पे बिना चर्चा की अरे इस कानून को लागू करने की चेष्टा करी। मैं माफी चाहता हूं, मैं वापिस लेता हूं। वो वापसी इसलिए हुई थी कि 750 किसानों ने शहादत दे दी थी और किसानों ने वहां यह कह दिया था कि 750 तो कोई संख्या नहीं है, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे हम किसी भी कीमत के ऊपर इस आंदोलन को छोड़ करके घर वापसी नहीं करेंगे। मजबूर होकर के आप लोगों को आंदोलन वापस लेना पड़ा।
आपकी सरकार की केंद्र की छोटी सी भूल की वजह से 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी और अब फिर वही हालात पैदा कर रहे हो। आज बॉर्डर के ऊपर आपने इस किस्म के हालात खड़े कर रखे कि आदमी अगर पंजाब से चंडीगढ़ आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने में, कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं हरियाणा से चंडीगढ़ में आता हूं तो मुझे हरियाणा के अंदर भी 10 जगह के ऊपर बैरियर पे चेकिंग करवानी पड़ती है। जगह जगह मुझे पूछा जाता है कि कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सरसा में मेरे किसी मिलने वाले के बेटी की शादी थी और मेरे घर से जो मैरिज पैलेस था उसकी दूरी केवल 7 किलोमीटर थी। अगर मैं गाड़ी में बैठ करके सीधा जाऊं तो 7 मिनट का रास्ता था, लेकिन वहां 2 जगह बैरिकेड लगा दिया आपने। जबकि डबाड़ी जो बॉर्डर है पंजाब का, आपके बठिंडा का है, चाहे वो बादल साइड का है, चाहे वो अबोर वाला एरिया है, वो वहां से 60 किलोमीटर दूर है। उसके बीच में भी 4 जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं। बावजूद उन 4 बैरिकेड्स को एक और आगे लगा दिया ला करके घग्गर नदी के ऊपर, और उस नदी के ऊपर बैरिकेड्स लगाने के बाद जब मैं उस शादी में गया तो मुझे 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। अगर उस गांव के अंदर कोई आदमी बीमार हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो वो आदमी सरसा तक पहुंचते पहुंचते अपनी सांस तो खत्म कर सकता है लेकिन पहुंच नहीं सकता। ये हालात किस लिए पैदा कर दिया आपने? कम से कम जो है, जो किसान आपका, जो आपका अन्नदाता है, जिसको आप कहते हो कि इसकी वजह से पूरे देश का सम्मान है, जिसने आपको कोरोना काल के अंदर यह साबित करके दिखा दिया था कि अगर आज किसान ना होता इस देश का तो यह देश खत्म हो जाता। आज उस किसान को फिर से आपने उन्हीं परिस्थितियों में लाकर के खड़ा कर दिया। इस तरह के बैरिकेड्स लगा दिए कि किसान आज जो है हरियाणा को अपने आप को यह मानता है कि तू तो कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठा है। आज फिर हालात आपकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से खराब हुए हैं। जहां तक आपने गुणगान किए कि हमने ये किया वो किया, आपने किए 24 से ज्यादा घोटाले इस प्रदेश के अंदर, और हमने बारी बारी उन घोटालों का जिक्र आपके सामने किया। मुख्यमंत्री से बारी बारी हमने ये बात कही कि जो प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, हो गया टाइम क्या? हाँ जी, हो गया। आप 22 घंटी के कुछ बजाना जानते हो? यहाँ नहीं, मैं घंटी बजाता हूँ। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो 20 मिनट लोग बकवास करके गए हैं। देखो, ये फालतू की बात नहीं, फालतू नहीं है, ये सही बात है। कोई बकवास नहीं करके गया, बकवास नहीं करके गया। हाँ, जो बात मैं कह रहा हूँ उससे तकलीफ होती है, उसको सुन नहीं सकते। नहीं। और जो अनर्गल बोल रहे थे, बैठ जाइए, जो मर्जी है जो कह रहे थे, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। टाइम हो गया। सेकंड का मामला है, 1 सेकंड सिर्फ। अभी आपने नूह के अंदर ताजा मुख्यमंत्री जी यूएपीए लगाया, नूह में तो आपने लगा दिया। जिस दिन नूह की हिस्सा हुई थी उसी दिन आपके गुड़गांव के अंदर एक मस्जिद का जो होता है आपका क्या कहते हैं, इमाम जो है, उसको भी मार दिया गया था। वहां पे क्यों नहीं लगाया आपने? ये भेदभाव क्यों है? किस बात का है? क्या केवल आप मुस्लिम को टारगेट करना चाहते हो? क्या केवल एक इस तरह के मामन खान जैसे एमएलए को टारगेट करना चाहते हो? धन्यवाद।